नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं पर्वत सिंह डामोर। आज इस वीडियो में मैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। हमारे संविधान में दिए गए सबसे इंपॉर्टेंट मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स एक क्विक रिमाइंडर के साथ आपके सामने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, हमारे मूल अधिकार को अच्छे से जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि मूल अधिकार हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और किस लिए है। तो दोस्तों, दो बात से आपको समझाना चाहूंगा। पहले तो मेरा मानना है कि हमारे देश के हर एक विद्यार्थी को, हर एक स्टूडेंट को ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें ये एक स्वतंत्रपूर्ण जीने की अधिकार देते हैं, अच्छे से फ्रीडम से हमें जीने का अधिकार देते हैं। ऑलराइट। और दूसरी बात, ये फंडामेंटल राइट्स हमारे सभी देशवासियों की फ्रीडम और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी हमारे देशवासियों की स्वतंत्रता को संरक्षित करते हैं और एक स्वतंत्रपूर्ण जीने के लिए हमें अधिकार प्रदान करते हैं। ऑलराइट, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार राज्यों द्वारा दिए गए किसी भी आक्रमण के खिलाफ देशवासियों की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और देश में किसी तानाशाही और सत्तावादी शासन को स्थापित करने से रोकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हमारे सभी देशवासियों और देश को एक सर्वग्रीन बनाए रखने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इट्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल टू यूनाइट आवर कंट्री with the peoples, with the democratic of our country, all right, and it's most important. So दोस्तों, आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट साथियों, अब मैं फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंट फीचर को डिस्कस करने वाला हूं, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैं इनको 5 पॉइंट में आपके सामने रखने वाला हूं। नंबर 1 इज देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स दैट हैज बीन एनश्राइन्ड इन द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आपको पता होगा, ये 6 मौलिक अधिकार हमारे देश के संविधान के तीसरे भाग में दिए गए हैं और ये 6 मौलिक अधिकार राज्य द्वारा हमारे देश के सभी नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। एंड नंबर 2 इज द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेग्ना कार्टा। हमारे देश के संविधान के तीसरे भाग को मेग्ना कार्टा कहा जाता है। आप बोलोगे ये मेग्ना कार्टा क्या है? गाइस, ये मेग्ना कार्टा एक ऐसा पहला डॉक्यूमेंट है जो फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड बना था और पहली बार इशू किया गया था इंग्लैंड के एक किंग जॉन ने 1215 में। इसलिए महत्व बन जाता है कि मेग्ना कार्टा, इसलिए हमारे देश के संविधान के तीसरे भाग को मेग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑलराइट। एंड नंबर 3 इज राइट्स आर जस्टिसिएबल, यानी अधिकार न्यायोचित है, यानी किसी भी व्यक्ति, हमारे देश का किसी भी नागरिक किसी भी परिस्थिति से उल्लंघित हो तो वो सीधा कोर्ट पर जा सकता है। He or she can move to the court for his violating of his freedom, all right? और अगर बात आए किसी पर्सन, उल्लंघित पर्सन अपने फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाता, अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाता, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति, अगर किसी नागरिक को उनसे उसके फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई वायलेशन हो तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये राइट्स का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स का फ्रीडम दी जाती है। यहाँ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अपनी कंप्लेंट लिखवा सकता है अगर फंडामेंटल राइट्स उसके वायलेट होते हैं तो। ऑलराइट। एंड नंबर 4 इज द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट जस्टिसिएबल, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे से छीने जा सकते हैं, इन पर कभी ना कभी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, हमारे पास से कभी ना कभी छीने जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हमें फ्रीडम, हमें आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला था, हम किसी के ऊपर भी कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, इसमें हमारे पास से छीने जा सकते हैं। अगर हमने किसी पर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो हमें जेल भी जाना सकता है। ऐसा नहीं कि भाई हमें फ्रीडम है आर्टिकल 19 से हम कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं, हमारे पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लग सकते हैं किसी सिचुएशन पे, so इसलिए हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। ऑलराइट। एंड नंबर 5 इज राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, यानी हमारे अधिकार को निलंबित भी किया जा सकता है, यानी किसी भी नेशनल इमरजेंसी सिचुएशंस पे हमारे पास से ये राइट्स छीने जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जैसे सिचुएशंस में हमारे पास से ये फंडामेंटल राइट्स छीने जा सकते हैं। बट ओनली एंड ओनली एक्सेप्ट कब छीने नहीं जा सकते? ओनली आर्टिकल 20 या 21 हमारे पास से छीने नहीं जा सकते, वरना सभी फंडामेंटल राइट्स हमारे पास से छीने जा सकते हैं अगर नेशनल इमरजेंसी सिचुएशन जैसी आ गई। और आपको पता होगा फंडामेंटल राइट्स, ये 6 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के द्वारा हमें गारंटेड करते हैं, वो तभी छीने जा सकते हैं जब एक्सटर्नल इमरजेंसी सिचुएशन हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो और वार लाइक सिचुएशन हो। अगर
बाहरी आपातकाल जैसी सिचुएशन हो तभी हमारे पास से छीने जा सकते हैं। बट याद रखिएगा आर्टिकल 20 और 21 को नहीं छीना जा सकता, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑलराइट, सो दोस्तों आशा करता हूं कि आप ये फीचर्स जान गए होंगे और अब आगे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके फंडामेंटल राइट्स के ये सभी आर्टिकल। ओके, आर्टिकल 12 से 35 तक अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, एक एक उनको शॉर्ट में आपको डिस्कस करवा दूंगा। आगे बहुत बात करूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए एक क्विक रिमाइंडर के साथ आपको बताना चाहूंगा। ऑलराइट, सो आशा करता हूं कि ये फीचर्स तो आपने अच्छे से समझ लिए, तभी आप फंडामेंटल राइट्स का कुछ लॉजिक समझ पाओगे और उसके बारे में कुछ समझ पाओगे। ऑलराइट, सो पहला तो आपको पता होगा 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी, और 19 to 22 है राइट टू फ्रीडम, और 23 to 24 है राइट्स अगेन एक्सप्लॉयटेशंस, और 25 to 28 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। साथियों, अब मैं बताने वाला हूं फंडामेंटल राइट्स के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। आपको पता ही होगा आर्टिकल 14 से 18 तक सभी राइट टू इक्वालिटी के बेसिस पे है। सो उसमें पहला आर्टिकल है 14 आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी। ये आर्टिकल के अनुसार ऐसा बताया गया है कि सभी के लिए कानून एक समान है, चाहे वो ऊंच नीच कोई भी पोजीशन पर हो, सभी के लिए कानून एक जैसा न्याय करता है। इसलिए तो आपने देखा होगा कानून का सिंबल है जो अंधा सा उस पर काली पट्टी से लगाई है और एक हाथ में बैलेंस होगा। वो सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि वो किसी की ऊंच नीच नहीं देखता, वो अंधा है और सभी के लिए एक जैसा कानून लागू करता है, चाहे वो कोई भी पोजीशन पर हो, सभी के लिए इक्वल लॉस रेगुलेट करता है। ऑलराइट, बट यहाँ पे एक प्रावधान है गाइस, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि एज पर आर्टिकल 361 हमारे देश के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल वो अपने पावरों और अपने कर्तव्य के हिसाब से अपने कार्यालय में कोई भी अभ्यास करते हैं तो उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। वो कोई भी अदालत को आंसरेबल नहीं रहेंगे। वो उनके पास पावर है, वो उनका प्रावधान दिया गया है, उनको आर्टिकल 361 के तहत उन्हें पावर दिया गया है। तो आप मत बोलना कि मैंने अभी भी बोला कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी कहता है सभी के लिए एक समान कानून है। नहीं, उन पर ये कार्यवाही नहीं की जाती, उनको एक प्रावधान दिया गया है, ये एक्सेप्शन है ये आर्टिकल का। ऑलराइट, अब आर्टिकल 15 की बात करेंगे साइड दोस्तों। सो आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये आर्टिकल के अनुसार बताया गया कि हमारे सभी देशवासियों के लिए किसी भी देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी ग्राउंड ऑन सेक्स, रिलीजियस, रेस, कास्ट, किसी पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, किसी भी जात पात पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। बट दोस्तों यहाँ पे ऐसा बताया गया है, बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? यहाँ पे कुछ प्रावधान बनाए गए हैं जो हमारे देश के महिला, बच्चे और किसी भी नागरिक के लिए जो सामाजिक रूप से, जो शैक्षणिक रूप से जो पिछले वर्ग का है, उसे अपलिफ्टमेंट ली जाएगी, उसे सहायता ली जाएगी। कैसे? रिजर्वेशंस के थ्रू रिजर्वेशन, और उसे फ्री में एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, उन्हें ये डिस्क्रिमिनेशन मिलती है। सो इसलिए रिजर्वेशन और फ्री एजुकेशन का राइट्स उन्हें मिलता है कि नहीं। जो सोशली एंड इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस है उन्हें रिजर्वेशन इसलिए मिलता है, आपने सुना होगा ST SC वालों को रिजर्वेशन मिलता है। सो इसलिए यहाँ पे भी उनके लिए एक प्रावधान है। तो आप बताओगे कि सर पर्वत आपने तो बताया कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी चीज पर भेदभाव नहीं होगा, बट साथियों यहाँ पे आपको जानना होगा, यहाँ पे एक प्रावधान दिया गया है, यहाँ पे एक ऐसा एक्सेप्शन है। उन्हें जो हमारे इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस है उन्हें रिजर्वेशन मिलता है, वो पहले से उनको प्रोविजंस ऐसा है कि जो उन्हें मिलना ही चाहिए। ऑलराइट, क्योंकि वो पहले से सोशली एंड एकेडमिशियली वो पहले से बैकवर्ड क्लासेस है, तो उन्हें अपलिफ्टमेंट करने के लिए रिजर्वेशन और उन्हें थोड़ा बहुत अपलिफ्टमेंट करनी ही चाहिए, ऐसा प्रावधान है, इसलिए रिजर्वेशन दिया जाता है ST और सभी लोगों को। ऑलराइट, अब आर्टिकल बात करेंगे। अब आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सर्विस, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सभी को एक समान अवसर मिलने चाहिए, ऐसा संविधान, ये आर्टिकल 16 के द्वारा बताया गया है कि सभी को एक समान जो रोजगार में अवसर मिलने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, सभी को एक समान अवसर मिलने चाहिए। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है गाइस, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। कैसा? यहाँ पे भी कोई भी पिछले वर्ग का कोई भी हो,
जो इकोनॉमिकली और सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं उन्हें अपलिफ्टमेंट करने के लिए उन्हें थोड़ी सहायता दी जाएगी, उन्हें अपलिफ्टमेंट किया जाएगा कि वो अच्छे से जो बाकी जो वर्ग के लोग हैं उन तक आ पाए और उनकी तरह से पढ़ाई कर पाए, तो उन्हें भी वहां पे अपलिफ्टमेंट मिल जाती है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, ऑलराइट। सो यहाँ पे आपको ये समझना होगा। सो आप बाद में बोलना मत कि यहाँ देयर इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बट यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है, यहाँ पे SC ST वालों को तो 5% का कोटा मिलता है। बट इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्शन है क्योंकि वो पहले से बैकवर्ड क्लासेस से है। सो यहाँ पे उनको एक्सेप्शंस है, ये प्रावधान इन्हें मिलता है, इसलिए रिजर्वेशंस दी जाती है किसी पोस्ट पर। और 5% 10% आपने सुना होगा, ऑलराइट। सो आपको समझ गए होंगे ये 15 और 16 आर्टिकल। अब बात करेंगे अब आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता की उन्मूलन करना। साथियों, ये आर्टिकल के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि कोई भी छुआछूत के को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करता है और कोई भी पर्सन कन्विक्टेड करता है, कोई भी पर्सन इसकी अभ्यास करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उसे सीधा दंडित किया जा सकता है। और अगर ये डिस्क्रिमिनेशन और ये अनटचेबिलिटी करते हुए जो भी व्यक्ति प्रैक्टिस करते हुए जो भी व्यक्ति जो कन्विक्टेड हो गया, वो डिस्क्वालीफाई किया जाता है संसद में या स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्शंस के लिए अनियोग्य हो जाता है, किसी भी पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में अपने वोट डालने के लिए और अपने इलेक्शन में खड़ा रहने के लिए अनियोग्य बन जाता है। और ऐसे कई प्रावधान हैं जो वो ऑफेंस गिना जाता है, जैसे कि वो किसी होटल में जाए, कोई भी शेड्यूल कास्ट का पर्सन होटल में जाए, किसी भी स्कूल में जाए, उसे डिनाई किया जाए, तो वो भी एक उस प्रकार का अनटचेबिलिटी में ऑफेंस गिना जाता है। और किसी भी शेड्यूल ट्राइब का जो व्यक्ति होता है वो कहीं भी उसे इंसल्ट किया जाता है उसके कास्ट के बेसिस पे, उन्हें उसे छुआछूत के बेसिस पे, तो उसे सीधा कन्विक्टेड किया जाता है उस व्यक्ति को, ऑलराइट। सो ऐसे कई प्रावधान दिए गए हैं जिसके ऐसे कई एक्ट है जिसके माध्यम से वो सीधे दंडित किए जा सकते हैं, ऑलराइट। सो ये अपने आप में ये एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी एक बहुत अच्छा मूलभूत अधिकार है जो हमारे देश के सबसे महान व्यक्ति अंबेडकर के द्वारा लगाया गया था। जब उनके समय पे ये काफी सारा ये मसला काफी सारा उबल के जा रहा था, तो उन्होंने संविधान बनाते समय ये मूलभूत में रखा हुआ है। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, आजकल गांव में भी चलता है। सो गाइज बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। एंड अब आर्टिकल आएगा आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल। ये भी एक ऐसा ही है जो इसमें गिना जाता है कि कोई भी फॉरेन व्यक्ति जो अपने टाइटल को प्रमोट नहीं कर सकता अपनी। साथियों, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। और आप सबको पता होगा ये सभी आर्टिकल राइट टू फ्रीडम के बेसिस पे है। सो आर्टिकल 19, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट। ये आर्टिकल के अनुसार हमारे सभी देशवासियों को 6 अधिकारों की स्वतंत्रतापूर्ण गारंटी मिलती है। सो वो कौन से अधिकार है मैं आपको एक करके बता देता हूँ। नंबर 1 इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये अधिकार के अनुसार हमारे सभी देशवासियों को अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज मौखिक और लिखित रूप से शेयर करने की अधिकार देता है। एंड नंबर 2 इज राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। ये राइट के अनुसार हमारे सभी देशवासियों को असेंबल करने का अधिकार मिलता है, मीटिंग्स करने का अधिकार मिलता है, प्रोसेशंस निकालने का अधिकार मिलता है, ऑलराइट। एंड नंबर 3 इज राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये राइट के अनुसार हमारा किसी भी देशवासी अपना प्रोफेशन, कोई भी कॉर्पोरेशन सोसाइटी बना सकता है, यूनियन बना सकता है, कोई भी एसोसिएशन बना सकता है, ऑलराइट। एंड नंबर 4 इज राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये राइट के अनुसार हमारे देशवासी पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं फ्रीली, कोई भी टेरिटरी पर कहीं भी एक्सेप्शन है जहां नहीं घूम सकते, जहां पे डेंजर हो सकता है हमारे देशवासियों के लिए, वहां ये एक्सेप्शन है, वरना पूरे भारत में ये राइट के अनुसार घूम सकते हैं, ऑलराइट। एंड नंबर 5 इज राइट टू सेटल एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये राइट के अनुसार हमारे देशवासी कहीं भी रह सकता है और घूम सकता है, ऑलराइट। यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ डेंजर प्लेस के सिवा कहीं भी रह सकता है और घूम सकता है, ऑलराइट। एंड नंबर 6 इज राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, बिजनेस और ट्रेड। ये राइट के अनुसार हमारा कोई भी देशवासी कोई भी ट्रेड अपना खुद का प्रैक्टिस कर सकता है और उसको अभ्यास कर सकता है, कोई भी प्रोफेशन पे जा सकता है, कोई भी बिजनेस चालू कर सकता है, ऑलराइट, ये राइट के अनुसार। सो तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप ये 6
अलग से राइट दिए गए हैं और जो गारंटेड राइट दिए गए हैं आर्टिकल 19 के अनुसार, वो आप समझ गए होंगे। ऑलराइट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस, यानी अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण। साथियों, ये आर्टिकल के अनुसार जो भी कन्विक्टेड पर्सन है उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है, उन्हें अधिकार मिलता है खुद को प्रोटेक्ट करने का। और ये राइट्स 3 भागों में बांटे गए हैं, तो मैं आपको एक एक करके बताना चाहूंगा। सो आर्टिकल 20 क्लॉज 1, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल। इसका मतलब है कि अगर आज किसी को किसी ऑफेंस के लिए सजा मिली है तो इसको आज के लॉस के हिसाब से गवर्न किया जाएगा। अगर आगे जाके कोई लॉस चेंजेस होता है तो उसे उस चेंजेस लॉ का इंपैक्ट उनकी पनिशमेंट में नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी बात, ये लेजिस्लेटर को क्रिमिनल मैटर में रिट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाने के लिए रोक सकता है ये आर्टिकल। ऑलराइट, और आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कहता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जीओपार्डी। इसका मतलब है कि एक ही इंसान को एक ही ऑफेंस के लिए दोबारा सजा नहीं मिलनी चाहिए। नो मैन शुड बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर अ सेम ऑफेंस। ऑलराइट, और अब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनकार्नेशंस। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई इंसान किसी ऑफेंस के लिए उसको चार्ज किया जाता है तो वो खुद को एविडेंस नहीं बता सकता, कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता कि भाई तू कन्विक्टेड है, बता दे कोर्ट को, ऐसा नहीं कर सकता। नो मैन शुड बी बाउंड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ एक्यूशंस। ऑलराइट, उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता, उसे कोई कंपल नहीं कर सकता खुद के लिए एविडेंस दिखाने के लिए। और वैसा नहीं कर सकता कि भाई मैंने ये चोरी की है, तो ऐसा कोई मानेगा नहीं। अगर वो बोलेगा मैंने ये चोरी की है और ये सामान वहां पे पड़ा है तो उसे वैल्यूड माना जा सकता है, वरना वो खुद नहीं कह सकता कि मैंने चोरी की है और मुझे पकड़ लो। नो, देयर इज नो एविडेंस। वो खुद के लिए कंपेल नहीं कर सकता और कोई उसे करवा भी नहीं सकता। सो आशा करता हूं कि आर्टिकल 20 भी समझ गए होंगे। सो आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 21 के बारे में। हमारे संविधान में दिए गए सबसे इंपॉर्टेंट मूल अधिकारों में से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। साथियों, ये आर्टिकल के अनुसार ऐसा बताया गया है कि हमारे कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया के अलावा अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के जीवित रहने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता को वंचित नहीं कर सकता है। और ये अधिकार सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, चाहे हमारा देशवासी हो या विदेशी हो, सभी के लिए ये अधिकार अवेलेबल। अब बात करेंगे आर्टिकल 21 सेक्शन ए, राइट टू एजुकेशन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये आर्टिकल के अनुसार बताया गया है कि राज्य द्वारा सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए जिसकी एज है 6 to 14 के बीच में। It means the state shall provide free and compulsory education to each and every students whose age is between 6 and 14। और ये प्रोविजन के द्वारा ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, नो हायर एजुकेशन, ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके साथियों, ये प्रावधान ऐड किया गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। तो ये याद रखना। सो आशा करता हूं कि ये आर्टिकल दोनों समझ गए होंगे। ऑलराइट साथियों, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 22। आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी ये आर्टिकल भी सेम रिलेटेड है आर्टिकल 20 एंड 21, जहां बताया गया है कि जो कन्विक्टेड पर्सन है उसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ क्लॉजेस के माध्यम से दिए गए हैं। तो मैं उनमें से कुछ क्लॉजेस आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। सो आर्टिकल 22 क्लॉज 1, राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, यानी अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया गया है तो उसे खुद को बता देना चाहिए कि कौन से कारण से उसे अरेस्ट किया गया है, ताकि वो किसी लीगल पर्सन को हायर कर सके अपने एक्यूजेंस के लिए। अगर रॉन्ग किसी गलत वजह से उसे अरेस्ट किया है तो वो हायर करके उसके ऊपर कार्यवाही करवा सकता है, यानी राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, इसका मतलब। ऑलराइट, अब आर्टिकल 22 क्लॉज 2, ये क्लॉज के अनुसार बताया गया है कि राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट एंड नो डिटेंशन पीरियड बिफोर 24 आवर, यानी अगर किसी इंसान को गिरफ्तार किया है और उसे गिरफ्तार करके कस्टडी में 24 आवर के अंदर ही उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना चाहिए। उसके अगर 24 आवर से ज्यादा समय होता है तो उसे रिहा करना पड़ता है अनटिल एंड अनलेस जुडिशरी कस्टडी में चलता है 24 आवर से ज्यादा। बट अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया गया है तो उसे 24 आवर से पहले रिहा करना पड़ता है। अगर ज्यादा 24 आवर के समय ज्यादा हो गया तो उससे पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है कि उसे ये गुनाह से किया है और इसलिए अरेस्ट किया गया है, उससे पहले नहीं कर सकते। इसलिए जो कन्विक्टेड पर्सन को ये आर्टिकल से ये राइट्स मिलता है। ऑलराइट, सो आशा करता हूं कि इससे आप समझ गए
अब आगे बात करेंगे आर्टिकल 23 के बारे में। आर्टिकल 23 राइट्स अगेन एक्सप्लॉयटेशन, यानी प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन टेरिफिक एंड फोर्स लेबर, यानी अगर किसी बालक को यहाँ पे किसी बालक को किसी जॉब में ले जाते हैं जिसकी एज है ओनली 18 है और 18 से कम है, तो ये कानून के खिलाफ लगता है। किसी छोटे बच्चे को किसी कंपनी या कहीं दुकान में नहीं ले जा सकते जिसकी एज कम पड़ती है, जिसकी सेंस कम पड़ती है, उसे 18 साल के बाद ही कहीं जॉब में ले जा सकते हैं, कंपनी में ले जा सकते हैं, उससे पहले ये लॉस उनके ऊपर खिलाफ जाता है। ऑलराइट, और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन इन हैजार्डियस जॉब, अगर किसी बच्चे को किसी खतरनाक जॉब में ले गए, खतरनाक कंपनी में ले गए जिसकी एज 18 से कम है, तो ये कानून उसके खिलाफ लगता है। यानी किसी बालक को, छोटे बच्चे को कहीं कंपनी या किसी दुकान में नहीं ले जा सकते, वरना ये फंडामेंटल राइट्स है जहां इन्हीं कार्यवाही की जा सकती है, ये कानून के खिलाफ लग सकता है। ऑलराइट, सो आशा करता हूं कि आर्टिकल 23 भी आप समझ गए। साथियों, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक, और ये सभी आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बेसिस पे है। और इसमें पहला आर्टिकल है 25 जो कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन्स। इसका मतलब है कि कोई भी धर्म वाला अपने धर्म को प्रमोशन कर सकता है और फ्रीली प्रैक्टिस की तरह, प्रोफेशंस की तरह प्रैक्टिस कर सकता है, और कॉन्साइसली अपने धर्म को मान सकता है। ये अधिकार ये आर्टिकल के द्वारा सभी धर्म वालों को मिलते हैं। ऑलराइट, अब आर्टिकल 26 ये कहता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी ये आर्टिकल के द्वारा अपने रिलीजन्स में जो भी अफेयर्स होते हैं उन्हें मैनेज करने का अधिकार मिलता है। अब आर्टिकल 27 ये कहता है कि फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन्स, यानी किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन्स को, धर्म को प्रमोशन बढ़ावा देने के लिए टैक्सेस पे करने के लिए स्वतंत्रता मिलती है किसी भी रिलीजन्स वाले को, ये आर्टिकल के थ्रू। ऑलराइट, अब आर्टिकल 28 ये आर्टिकल कहता है कि राइट टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड वर्शिप इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिलीजियस स्ट्रक्चर, यानी ये आर्टिकल के द्वारा ये कहा जाता है कि अगर रिलीजियस के बेसिस पे कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की है तो उसमें अपने बच्चे पढ़ा सकते हैं और खुद अपने रिलीजियस के इंस्ट्रक्शंस के द्वारा एजुकेशनल प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आर्टिकल के द्वारा ये बताया गया है। सो आशा करता हूँ कि ये सभी आर्टिकल आप अच्छे से जान गए होंगे एक शॉर्ट के तौर पर। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है। साथियों, अब आर्टिकल 29 से 30, और ये दोनों आर्टिकल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बेसिस पे है। उसमें पहला आर्टिकल 29 ये आर्टिकल कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज, यानी जो माइनॉरिटीज है उनकी कल्चरल एंड लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आर्टिकल अधिकार देता है। और माइनॉरिटीज कौन? जो सिख है, पारसी है, जैनिज्म, ये सब माइनॉरिटीज में आती है, ये सब रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं, तो उनका कल्चरल एंड एजुकेशनल को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स उन्हें अधिकार देता है। अब आर्टिकल 30 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो माइनॉरिटीज जो रिलीजियंस है उनकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी प्रोटेक्ट करने का राइट्स मिलता है ये आर्टिकल 30 के द्वारा। एजुकेशन राइट्स मींस उनके धर्म से रिलेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने के लिए ये आर्टिकल उन्हें राइट्स देता है। अब आर्टिकल 31 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में हटा दिया गया है और इसे हटा के लीगल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 300 सेक्शन ए के द्वारा। सो इसे हटा दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1978 में। सो ये इसे लीगल राइट बना दिया गया है और इसे राइट टू प्रॉपर्टी से आर्टिकल 300 ए में शिफ्ट किया गया है और हमारे फंडामेंटल राइट्स में से हटा दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी को। ऑलराइट, तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1978 में हटा दिया गया था ये आर्टिकल को। ऑलराइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल और हमारे फंडामेंटल का सबसे लास्ट आर्टिकल, उसमें आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये आर्टिकल के द्वारा बताया गया है कि एनी पर्सन कैन go court for issue of direction orders and writs of enforcement of anything। so ये आर्टिकल के द्वारा हमको writs का फ्रीडम मिलता है। हम कोर्ट जाके हमारे डायरेक्शन ऑर्डर्स के जो सब कुछ कार्यवाही है ये 32 आर्टिकल्स के होती है। आपको पता ही होगा जो मैंडामस है, हर्बस कॉर्पस, मैंडामस प्रोविजन, सेंचुरियोस एंड कोवेरेंटो, ये सभी writs है और सभी writs बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी writs आर्टिकल 32 से 35 के अंदर सभी मैनेज की गई है और वहां पे ये उनके बहुत ही कार्यवाही होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट writs है। तो आपको मैं एक एक करके
कुछ दूसरे वीडियो में बताना चाहूंगा, अभी बताऊंगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। सो आप याद रख लेना, पहले तो खाली ये शॉर्ट याद रख लेना। हर्बस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सैचुरियो एंड कोवेरेंटी, ये सभी ब्रीड्स है जो आर्टिकल 32 के द्वारा लगती है। ऑलराइट, सो आशा करता हूँ कि साथियों ये मेरा आपको एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं पर्वत सिंह डामोर, मैं YouTube पे वीडियो कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं खुद को प्रिपेयर करने के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आशा करता हूँ कि खुद को इंप्रूव करके आपके सामने अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल पे, मैं पर्वत सिंह डामोर, और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना। और साथियों भी मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ और लास्ट तक बने रहिएगा मैं यूट्यूब जर्नी में। तो मैं खुद को प्रिपेयर करके आपके सामने अच्छे वीडियोस ला के रहूंगा। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर जिन लोगों ने ये लास्ट तक वीडियो देखा है, थैंक यू सो मच। सो मैंने बहुत कोशिश की है वीडियो को बनाने के लिए, तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिला होगा, चाहे आर्टिकल्स की हेडिंग्स को समझ में आया होगा और कुछ तो समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ कि और अच्छे से जानने के लिए मेरे YouTube पे बने रहो। मैं खुद को प्रिपेयर करके आपके सामने अच्छे वीडियो लाने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच।